नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी भी सुरजीत चैनल पे। जैसा कि यूपी ट्रिपल सी पैट 2023 की आपकी परीक्षा अगले महीने होने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन जो है फ्री क्लासेस चल रही हैं। और आज हम क्या देखने वाले हैं, हिस्ट्री का जो टॉपिक है आपका यूनिट में हर्षवर्धन, इसको देखने वाले हैं। अभी हमारा हिस्ट्री और प्लस ज्योग्राफी ये दो सब्जेक्ट चल रहे हैं। यूनिट वाइज हम जिस तरह से आपका ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है यूनिट वाइज, उसी तरह से हम एक एक पॉइंट करके आपको जो है पॉइंट वाइज वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आज हमारा हिस्ट्री में टॉपिक है हर्षवर्धन। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो जैसा कि हम कराते हैं, पहले आपको वल्नरेबल फैक्ट्स कराते हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं लिस्टिंग्स में इस तरह से कॉलम और रो में दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस तरह से उनको करवाएंगे। और उसके बाद क्या है कि जो आपकी यूपी की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं हर्षवर्धन से संबंधित, उनको करवाएंगे, ठीक है। तो ये ऑफिशियल पेपर में आए हुए आपके पेपर क्वेश्चंस रहते हैं। तो इससे क्या फायदा रहता है कि आपको टेस्ट सीरीज में क्या रहता है, आपका रिवीजन होता है, लेकिन ऑफिशियल पेपर लगाने से आपका क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हर्षवर्धन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सम्राट हर्षवर्धन जो थे, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह कौन था, वह जगह कौन सी थी, तो कन्नौज, ठीक है। तो सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज पे अपनी राजधानी स्थापित की। महोदया श्री के नाम से जाना जाता है, तो कन्नौज को जाना जाता है महोदया श्री के नाम से। और हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले जो चीनी यात्री थे वो कौन थे, ह्वेनसांग, ठीक है। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं वीडियोज में, जो हमारे पहले पार्ट आए हैं इसमें। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स में एनरोलमेंट करवाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपको बहुत सारा कंटेंट दे दिया जाता है। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उतना ही आपको करवाएंगे, इधर उधर आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिर्फ इस सीरीज को ही फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को ही फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जो है पैट में क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप इससे बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। कम कंटेंट पढ़ने से ये भी होता है। तो नेक्स्ट है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो कन्नौज और प्रयाग में, ठीक। कहाँ पे, कन्नौज और प्रयाग में। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन को पराजित किया, तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया, ये पराजित किया था पुलिकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। पुलिकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। तो ये तो फैक्ट्स हो गए हर्षवर्धन से संबंधित, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स, अदर फैक्ट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम PYQ जो है आपके वो कराएंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको भी फटाफट देख लेते हैं। 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन 606 ईस्वी में पुष्यभूति वंश की सिंहासन पर विराजित हुए थे। तो हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे, तो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। और 16 वर्ष की, मात्र 16 वर्ष की आयु में जो है ये 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गए थे। और हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर, ठीक। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है और उतना ही पढ़ा रहा हूं मैं जितना कि आपके लिए पैट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पैट स्पेसिफिक क्लास है, इसकी प्लेलिस्ट जो है मैंने अलग से बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हर्ष ने देवगुप्त को पराजित करके मार डाला और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष ने क्या किया, देवगुप्त को पराजित किया और जो है उसको मार के कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और अपनी बहन जो थी राजश्री एवं सामंतों के आग्रह पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तथा अपनी बहन राजश्री एवं सामंतों के आग्रह पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उनका जो है इनसे विवाह करवा दिया, ठीक है। इन्होंने पूरा फैक्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, तो ये था। नेक्स्ट है, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। जो शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, इसने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, किसने, शशांक ने, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, हर्षचरित का लेखक जो है बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। जो हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, याद रखना। इनकी अन्य रचना कौन सी है, कादम्बरी। तो बाणभट्ट की दो रचनाएं, एक तो हो गई हर्षचरित, दूसरी हो गई कादम्बरी, ठीक। और हर्षचरित जो है वो 8 उच्छ्वास में लिखा है, 8 उच्छ्वास में है। तो हर्षवर्धन की रचनाएं देख लेते हैं हम। जो हर्षवर्धन थे उनकी क्या क्या रचनाएं थी, क्योंकि हर्षवर्धन हमारा टॉपिक है तो उनको जो है हम स्किप नहीं कर सकते। तो इनकी मेन रचनाएं जो थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये रचनाएं थी। और जो हर्ष का मंत्री परिषद था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्ष का मंत्री परिषद, ये भंडी हुआ करता था वो प्रधान सचिव हुआ करता था, ठीक। और जो सिंहनाद था वो सेनापति हुआ करता था, कौन, सेनापति। और जो कुंतल था ना, ये अश्वसेना का जो प्रधान था उसको कहते थे कुंतल, ठीक है।
तो भंडी प्रधान सचिव हो गया, सिंहनाद सेनापति सिंहनाद हो गया, और जो अश्वसेना का प्रधान था उसको कुंतल कहते थे, और जो स्कंदगुप्त किसे कहते थे, ये हस्ती सेना का प्रधान था। जो स्कंदगुप्त था ये हस्ती सेना का प्रधान था, और अवंती ये युद्ध और शांति का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, तो ये हर्ष की मंत्रिपरिषद हो गई। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ प्रमुख अधिकारी। तो प्रमुख अधिकारी कौन से हैं? कुमारामात्य ये उच्च प्रशासनिक सेवा में नियुक्त थे। ठीक है, जो कुमारामात्य थे वो उच्च प्रशासनिक सेवा में नियुक्त थे। और जो दीर्घध्वज हैं ये राजकीय संदेश वाहक हुआ करते थे। जो दीर्घध्वज अधिकारी था ये कौन होते थे? राजकीय संदेश वाहक। ठीक है, ऐसे याद रखो, ध्वज जो है वो ऐसे फहरता रहता है ना झंडा। ठीक है, तो इसी वजह से जो ये एक संदेश को जो है ये भी हवा में बाहर आए। इस तरह से मतलब ट्रिक माइंड में सेट रख लोगे तो याद रहेगा। ठीक है, और सर्वगत ये गुप्तचर विभाग के सदस्य। ठीक है, जो सर्वगत था वो गुप्तचर विभाग का सदस्य था। तो ये हमने देख लिया प्रमुख अधिकारी कुमारामात्य, दीर्घध्वज और सर्वगत। ठीक है, सर्वगत का मतलब वो ये, इसे सब कुछ पता है, गुप्तचर विभाग का सदस्य है। इस तरह से याद रखो। नेक्स्ट है हर्ष काल में बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य। तो ह्वेनसांग जो था, ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था, किसके शासनकाल में? तो हर्ष के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। ह्वेनसांग के समय शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अब ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो कौन थे? वो थे शीलभद्र। ठीक है, एक एक फैक्ट इंपोर्टेंट है, इतना शॉर्ट में आपको कराया जा रहा है। इससे कम शॉर्ट में आप पढ़ेंगे तो फिर पेपर तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए उतना ही पढ़ो जितना मैं आपको बता रहा हूँ। बोध गया के स्तूप ग्रेनाइट पत्थर के बने हैं। जो बोध गया के स्तूप हैं वो ग्रेनाइट पत्थर के बने हैं। अमरावती स्तूप घंटाकृति में बना है। ठीक, जो अमरावती का स्तूप है वो घंटाकृति में बना हुआ है। इसमें पाषाण के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग हुआ है। ये ह्वेनसांग के समय जो चीजें बन रही थी उसके बारे में भी वर्णन है, स्थापत्य वगैरह। ठीक है, नागार्जुन कोंडा एवं जगहपेट स्तूप जो है वो इक्ष्वाकु शासकों ने बनवाया था। ठीक है, ये इसका समकालीन था। नेक्स्ट है धमेक स्तूप, जो सारनाथ में है। ये धरातल पर ईंट से निर्मित स्तूप है। धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में है और धरातल पर ईंट से निर्मित स्तूप है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग के अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंहगुप्त, जो गुप्त सम्राट नरसिंहगुप्त थे, ये नरसिंहगुप्त बालादित्य, इनका पूरा नाम था, क्या था? नरसिंहगुप्त बालादित्य। इन्होंने नालंदा में 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया। ठीक है, ये ह्वेनसांग के अनुसार बात हो गई। देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप जो है कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें। नेक्स्ट है जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने पाल नरेश देवपाल की अनुमति से नालंदा में भिक्षुओं के निवास के लिए एक विहार का निर्माण करवाया था। ठीक, जावा के शैलेंद्र शासक जो हैं बालपुत्र देव, इन्होंने पाल नरेश देवपाल की अनुमति से नालंदा में जो है भिक्षुओं के निवास के लिए एक विहार का निर्माण करवाया था। और जो फायान था, फायान ने नालंदा में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों पर निर्मित स्तूप का उल्लेख किया है। जो फायान था इसने नालंदा में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों पर निर्मित स्तूप का उल्लेख किया है। अब ये हमारे आ गए उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो सकेगा। इसमें वीडियो और आपका जो लेखपाल का पेपर हुआ है, पिछला पैट का पेपर हुआ है, यूपी पीसीएस में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं पिछली 1, 2, 3 साल, जितनी भी साल की, तो सभी का जो है इसमें हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। और बाकी मैं प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करवाने वाला हूँ आपकी जल्दी ही। ठीक है, तो उसमें यूपी पैट की कंप्लीट प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, आपके क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की फुल लेंथ टेस्ट भी करवाएंगे हम आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन 5 इंडीज थे? तो कौन से 5 इंडीज थे, 5 क्षेत्र थे? तो वो थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 5 क्षेत्र थे। बी ऑप्शन सही हो गया। और ये क्वेश्चन आपका ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। देखिए, ये एक्सप्लेनेशन जो दे रखी है ना बॉक्स में, आप इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 बातें होंगी। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है, और दूसरा कुछ नए फैक्ट्स हैं वो भी आप पढ़ लेंगे यहाँ से, और क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं।
तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था, ऊपर पढ़ा आपने। इसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। तो 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा, ये भी आपने ऊपर पढ़ा। और यहाँ पे एक और चीज जानी है आपने कि 647 ईस्वी तक शासन किया। इसका नियंत्रण जो है 5 इंडीज मतलब 5 क्षेत्र जो भी थे इंडिया के, तो कौन कौन से थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, इनको एक साथ याद रखो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, क्योंकि बंगाल से बिहार निकला, बिहार से उड़ीसा निकला, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब और कन्नौज, ये 5 इंडी क्षेत्र तक ये जो है इसका प्रसार था। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया और ये एक अच्छा नाटककार, ठीक है, ये याद रखना, नाटककार और कवि भी था। जो हर्षवर्धन था एक अच्छा नाटककार भी था और कवि भी था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्श का नामक नाटक की रचना की है। ओके, नेक्स्ट है वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, तो कौन सा है? प्रयाग। ठीक है, तो प्रयाग है ये, प्रयाग वह स्थल है। ये देखिए जूनियर इंजीनियर तकनीकी वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय दिया। अन्य धर्मों में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। हर्ष अपनी विजयों के उपरांत सकलोत्तरापथनाथ की उपाधि धारण की। क्या? सकलोत्तरापथनाथ, इसकी उपाधि जो है धारण की। और ये उपाधि भूल मत जाइए यार, थोड़ी बड़ी है तो इसीलिए याद भी रखने की इसकी कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व जो हर्षवर्धन था ये स्थानेश्वर का शासन था। अमीन की परीक्षा में साहब ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन थर्ड की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज किया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे दिए हुए हैं इसमें, बस इतना जानो। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था किस जगह पे? एक तो कन्नौज, दूसरा प्रयाग में। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन रिपीट होता है, अगर आपकी चीजें फैक्ट रिपीट हो रहे हैं तो आप यार चिड़चिड़ाना मत, क्योंकि आप उससे क्या है आपका रिवीजन ही होगा। यहाँ तो लगेगा आपको आता है बट एग्जाम हॉल में भूलने के पूरे चांस रहते हैं। पेपर देखा, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, ऐसे समझ लो। ठीक है, हर्ष के व्यक्तिगत धर्म तथा उसके समय की धार्मिक अवस्था के विषय में बाणभट्ट कृत हर्षचरित तथा ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत से जानकारी प्राप्त होती है। ओके, कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। इसमें बौद्ध धर्म में 30,000 भिक्षु, 3,000 ब्राह्मण, निग्रंथ तथा नालंदा के 1,000 आचार्य शामिल हुए। ठीक है, ये निग्रंथ जो थे वो जैन धर्म से संबंधित हुआ करते थे उस टाइम, जैन धर्म के संत कह लो या कुछ भी कह लो। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5 वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था। आपने इस लाइन में क्या ध्यान दिया? प्रयाग में किया जाता था, जी हाँ, और प्रति 5 वर्ष पर, याद रखना 3 होगा वहां, 5, 10 जितने भी होगा, लेकिन 5 वर्ष जो है सही है। क्वेश्चन बनेगा, इतना सा क्वेश्चन बनेगा, पैट भी तो जरा सही है ना। तो छठे समारोह में ह्वेनसांग सम्मिलित हुआ। जो 6th समारोह था इसमें ह्वेनसांग सम्मिलित हुआ, जिसमें 18 देशों के राजा तथा अनेक ब्राह्मण, साधु, भिक्षु सम्मिलित हुए और ये 75 दिन तक चलता रहा। ठीक, क्वेश्चन 5 है, निम्न शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? तो भाई पुलकेशन द्वितीय जो थे उन्होंने पराजित किया। यूपीपीसीएस मेंस जीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। भाई मेंस देखे घबरा मत जाना, क्योंकि उस टाइम जो यूपीपीसीएस का मेन हुआ करता था, आज यूपीपी पैट का लेवल हो गया है लगभग। ठीक है, कंपटीशन इतना है, अब आयोग भी क्या करे। क्वेश्चन नंबर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 5 की। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे, कौन सी नदी है जी? नर्मदा नदी। ठीक है, इसके तट पे पराजित किया था। और पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश के सर्वाधिक योग तथा शक्तिशाली शासक था। उसने 609 से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें एहोल अभिलेख से, समझ रहे हो, एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है उसकी उपलब्धियों का वर्णन। अरबी लेखक जो ताबरी है, ताबरी के विवरण से पता चलता है कि उसमें पर्सिया के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में दूध मंडल नहीं होगा भाई, दूत मंडल भेजा था। ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? तो इसने परम माहेश्वर, ये उपाधि बहुत तगड़ी ये लोग लेते थे।
राजा महाराजा। तो राजा जो हर्ष थे इन्होंने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी थे और सिद्धांत था उसी के हाथ राज्य की अंतिम सत्ता थी। ठीक है, राजा के हाथ में ही राज्य की अंतिम सत्ता होती थी। ये बात तो लिखने जैसी है ही नहीं, बट फिर भी वह परम भट्टारक महाराजाधिराज एकाधिराज चक्रवर्ती सार्वभौम परमेश्वरम और परम दैवत आदि उपाधियां धारण करते थे। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे खतरनाक नाम है, आपको याद रखने हैं। परम भट्टारक महाराजाधिराज एकाधिराज चक्रवर्ती सार्वभौम परमेश्वर परम दैवत, ये सभी उपाधियां धारण करता था हर्ष। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्ष के माने जाने वाले सोने के जो सिक्के थे इनके पृष्ठभाग पर किसका अंकन है। देखिए ये इसीलिए लिखा है कि हर्ष के माने जाने वाले, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता है किसके हैं, लेकिन मान लिया इतिहासकारों ने कि ये हर्ष के हैं। तो हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग पर ये अंकन है शिव पार्वती का। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये शैव धर्म का अनुयायी था। तो चलो पढ़ते हैं आगे। हर्षवर्धन के कई सिक्के मौखरी शासकों के सिक्कों के साथ भिटौरा ढेर से प्राप्त हुए हैं, भिटौरा के ढेर से, जिससे प्रमाणित होता है कि शिलादित्य नाम से हर्षवर्धन ने कुछ सिक्के चलाए जिसपे वृषभ शंकर जी का जो सांड देवता थे वो इनकी आकृति थी। फर्रुखाबाद से हर्ष का स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। इस पर परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री हर्षदेव तथा नंदी पर आसीन शिव पार्वती यानी जो उमा माहेश्वरी का रूप है इनका अंकन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये करते थे 10,000 विद्यार्थी। तो ये भी संख्या भाई याद रख लेना, पूछा गया है ये भी एग्जाम में। देखो, तो प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः एक शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा की ख्याति 5वीं शताब्दी से बढ़ी और 6ठी शताब्दी तक आते आते ये शिक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया 6ठी शताब्दी में। ठीक, जहां चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि देशों से शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ऐसे ही भारत को जो है विश्वगुरु नहीं कहा गया है। ठीक है, और ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ लगभग 10,000 शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया, इसने सीयूकी नाम का अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। तो हर्ष में शाह आ रहा है ना, और सीयूकी में शाह आ रहा है, याद रख लो दिमाग में। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। यूपीपीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के आग्रह पर कन्नौज की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया और अपनी राजधानी भी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा थानेश्वर की गद्दी पे। इसके विषय में जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र से मिलती है। समृद्ध और ऐश्वर्य के कारण कन्नौज, इसको कान्य कुब्ज भी कहते थे, ये भी याद रखियो भाई। ठीक है, इसको महोदय नगर भी कहते हैं, कान्य कुब्ज भी कहते हैं, कन्नौज भी कहते हैं, सभी एक ही के नाम है, वो भी कन्नौज। तो आपके जो है इस टॉपिक में मात्र इतने ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, 9 क्वेश्चन है और 9 के 9 इंपोर्टेंट हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा हर्षवर्धन टॉपिक खत्म। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक यूनिट में हैं, आप सिलेबस में देखिएगा कौन सा है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हिस्ट्री का। और हमारे जो है डेली वीडियोज आते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पैट की तैयारी आपकी ऐसी धुआंधार करवा देंगे कि क्वेश्चन घबरा जाएगा आपसे। ठीक है, मतलब एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर पाएंगे, चाह के भी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।